जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं। मंत्री नजमा हेपतुल्ला का बयान, कहा मुस्लिम समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं, उन्हें काबिल बनाया जाए। मालवीय और वाजपेयी के भारत रत्न पर मायावती ने उठाए सवाल, कहा एक ही जाति के दो लोगों को कैसे दिया गया भारत रत्न। बाज नहीं आ रहा पाक, सीमा पर फिर की फायरिंग में 2 जवान शहीद। कोलकाता में जापानी लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी गाइड सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान, कहा घर वापसी से नहीं है बीजेपी का कोई लेना देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज, मैं हूं कर्ण और अब चलते हैं समाचारों की ओर, जहां मुंबई के विज्ञान भवन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 102वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ ही देश विदेश के वैज्ञानिक भारी संख्या में पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मुंबई यूनिवर्सिटी ने इस बार प्रधानमंत्री को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। And awareness and given us clean energy that can make our habitat more sustainable. A nation's progress and its human development are linked to science and technology. In more recent times, China's emergence as the second biggest global economy is in parallel to its rise to the second place in science and technology activities. Science and technology can also remove national barriers, unify the world, and advance peace. It can bring nations, rich and poor, in a shared effort to address global challenges. Every other department in the government should see how to apply science and technology and promote research to improve their work. Each should have an officer focusing on science and technology relating to its area of work and allocate a percentage of its budget for such activities. Space technology, investment in science and technology activities should also become part of the expenditure on corporate social responsibility, to be funded directly or through an autonomous fund. We also need to foster a strong culture of collaboration between institutions and across disciplines to take advantage of developments, innovations, and expertise in diverse areas. वहीं मुंबई के विज्ञान भवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों और राज्य के विकास के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे सामने चुनौती क्या है ये देखता हूं तो मेरे ध्यान में आता है कि मौसम के बदलाव ने, क्लाइमेट चेंज ने जिस प्रकार से
आज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक चुनौती बनाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके ऊपर उपाय बहुत आवश्यक है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो विगत 5 वर्षों में महाराष्ट्र में हमने रिलीफ के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए खर्चा किया। बारिश हुई, कभी सूखा पड़ा और लगातार रिलीफ के ऊपर हम लोग पैसा खर्चा करते रहे। आज आवश्यकता यह है कि इस मौसम के बदलाव को समझकर हमारी पारंपरिक खेती को किस प्रकार से हम लोग मोड़े, किस प्रकार से उसका उपयोग करें। डिजास्टर रोकने के लिए तो हम लोग वैश्विक रूप पर प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे लोकल लेवल पर हम लोग कम से कम इस डिजास्टर के कारण जो नुकसान होता है उस नुकसान को कैसे रोके और किस प्रकार से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाए, इस दृष्टि से विचार होना आवश्यक है। उस दृष्टि से सॉल्यूशंस हमारे सामने आना मैं बहुत आवश्यक समझता हूं। तो वहीं मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनके द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत डिब्बा वालों ने मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। हाल ही में पीएम ने डिब्बा वालों को स्वच्छता अभियान में जुड़ने की अपील की थी, जिसके बाद डिब्बा वालों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया और पीएम मोदी मुंबई यूनिवर्सिटी में 102वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां डब्बा वालों ने सफाई कर उनका स्वागत किया। आ रही है, देखो ये तो हमने पेड़ लगाया है, इस पेड़ के जो फल है ना हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे बच्चे होंगे, हमारे आगे चलने वाली पीढ़ी, उनको वो फल खाने को मिलेंगे। फिलहाल पेड़ लगाना तो जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने अभियान छेड़ा है, इसका रिजल्ट 10 साल में तो निश्चित निकलेगा। 2 लाख कस्टमर है और हर एक घर में ऐसा स्वच्छता अभियान में जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारा डब्बा वाला का अभियान में शामिल करके 2 लाख कस्टमर के घरों में हम लोग ऐसे विवेकानंद के साथ डब्बा वाला के साथ जो स्वच्छता रखने के लिए संदेश देना चाहेंगे और स्वच्छ भारत, स्वच्छ शहर, स्वच्छ मुंबई रखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई दौरे पर तो आए, लेकिन मुंबई के लिए उन्होंने अब तक कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। प्रधानमंत्री से विकास की आस लगाए मुंबईकरों को हर बार निराशा ही हासिल हुई। पीएम मुंबई तक तो आए, लेकिन हर बार मुंबईकरों को बिना ही कोई सौगात दिए सिर्फ भाषण देकर चले गए। आखिर देश की यह आर्थिक राजधानी से यह कैसा सौतेला व्यवहार है? पेश है खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जिसके चलते उन्होंने मुंबई, कोल्हापुर और पुणे का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान के द्वारा ही आधुनिक भारत का विकास होगा। पीएम का पूरा भाषण उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमा जिन्हें अक्सर लोग सुनते आए हैं। भाषण में कुछ नया नहीं। पीएम के भाषण में नएपन से मुराद उनके द्वारा मुंबईकरों को नजरअंदाज करना है। आखिरकार मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद मुंबई के दौरे के लिए कई बार आ चुके हैं। चुनावों में बड़े बड़े वादे करके आए मोदी जी ने मुंबईकरों की झोली में अब तक कुछ खास नहीं डाला है। पीएम साहब देश की आर्थिक राजधानी में आए तो सही, इसकी शान में कसीदे भी पड़े, लेकिन क्या महज भाषण से मुंबईकर संतुष्ट हो जाए? पीएम के हर दौरे से मुंबईकर ये आस लगाकर बैठते हैं कि शायद पीएम आर्थिक राजधानी के लिए कुछ नई सौगात दें, लेकिन हर बार मुंबईकरों को पीएम के एक बेहतरीन भाषण से काम चलाना पड़ता है। Spread education and awareness and given us clean energy that can make our habitat more sustainable. A nation's progress and its human development are linked to science and technology. ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पूर्व की सरकारों में रहे प्रधानमंत्री जब जब मुंबई आए तो उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी को कुछ न कुछ सौगात जरूर दी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की। देश के ये रहनुमा जब जब मुंबई आए, इन्होंने मुंबईकरों को निराश नहीं किया। लेकिन बात अगर प्रधानमंत्री मोदी की करें तो इन 7 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने महज भाषण दिए और रिबन काटे। सवाल प्रधानमंत्री मोदी साहब से है, आखिर देश की आर्थिक राजधानी से ऐसा व्यवहार क्यों, जबकि सूबे में अब बीजेपी सरकार है। मुंबईकरों के साथ ये सौतेला व्यवहार इसलिए भी गले नहीं उतरता क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में मुंबई की सबसे ज्यादा भागीदारी है। घरेलू सकल उत्पाद में मुंबई की भागीदारी 5% है।
औद्योगिक उत्पाद में भागीदारी 25%, नौवहन व्यापार में मुंबई की भागीदारी 40%, अर्थव्यवस्था के पूंजी लेन देन में मुंबई की भागीदारी 70% है। फिलहाल जितनी बार पीएम मुंबई आए तो मुंबई करों ने देश के प्रधानमंत्री से यही आस लगाई कि शायद इस बार मुंबई करों पर नजरे इनायत हो जाए, लेकिन मुंबई करों की खाली झोली भरने के लिए पीएम अभी और वक्त लेना चाहते हैं। मुंबई कर पीएम से ये भी सवाल कर रहे हैं कि आर्थिक राजधानी के आखिर कब आएंगे अच्छे दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने सूबे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार महज पब्लिसिटी कर रही है, जबकि यहां के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार को उद्योगपतियों का हितैषी बताते हुए उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार किसान विरोधी है। देखिए, किसान जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज पूरे हाल किसानों के हैं, मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि 25,000 गांव ऐसे हैं कि जहां पे अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में, और इन्होंने ही कहा कि 1972 में जो अकाल आया था उससे भी ज़्यादा परिस्थिति बेकार है किसानों की और पूरे राज्य में। सेंट्रल से पैसा आएगा तब किसानों को देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में इस तरीके का अगर ये प्रशासन चलाते हैं तो ये लोगों के जख्मों पे मीट छिड़कने जैसी बात है कि वहाँ किसान का पूरी आत्महत्या हो रही है, सुसाइड किसान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली से हमने डिमांड की है किसानों को मदद के लिए, लेकिन अभी तक वो मदद नहीं आई है। अगर यही तो इस तरीके से ये चलता रहे तो ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भी कहा है कि किसानों के पीछे हम खड़ा रहेंगे। इसमें एक हमने मिस कॉल के लिए भी कहा है कि जो रोष किसानों का बड़े पैमाने पे है, शासन सुन नहीं रही है, बहरी हुई है शासन। ऐसे शासन को ध्यान में लाना चाहिए, इसलिए किसानों को हमने कहा है कि आप मिस कॉल कर दीजिए। एक नंबर हमने दिया है सभी को, इस पर हम मिस कॉल लेंगे और शासन को बताएंगे इतने लाखों लोगों की तादाद पे आपके ऊपर रोष। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। सरकारी बैंकों की हो रही है लूट। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं ये कॉर्पोरेट लोन माफिया। बैंकों को लूट लूट कर लाखों करोड़ों का कर दिया एनपीए। आखिर कौन कौन शामिल है इस लूट में? हम करेंगे इनका पर्दाफाश। कॉर्पोरेट लोन माफिया, देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद लेमन न्यूज पर आपका स्वागत है और अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिए गए भारत रत्न पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ही जाति के दो लोगों को भारत रत्न कैसे दिया गया। मायावती ने भारत रत्न दिए जाने को जातिगत बताया, वहीं काशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग की। केंद्र की इस भाजपा सरकार ने एक ही जाति के दो लोगों को तो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया है,
लेकिन यहाँ किसी भी एक महापुरुष को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, जबकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इन वर्गों के मान सम्मान व उत्थान में मान्यवर श्री कांशीराम जी की रही त्याग तपस्या को ध्यान में रखकर इन्हें इस उपाधि से जरूर सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इस पार्टी की भी सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इनको ये सम्मान नहीं दिया गया है। और इसी प्रकार पिछड़े वर्ग से जुड़े महात्मा ज्योतिराव फूले को भी यहाँ शिक्षा एवं देश में समता मूलक समाज व्यवस्था को कायम करने के लिए इनके रहे महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखकर इनको भी इस उपाधि से जरूर सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन इन्हें भी इस उपाधि से। मुंबई पुलिस के जोन 10 की तरफ से एक सामान्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और जनता एक साथ आकर समाज में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कस सके। यह कार्यक्रम इस वजह से भी खास रहा और इस वजह से भी रखा गया ताकि पुलिस और जनता के बीच बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार लाया जा सके। का मकसद मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे पास आते हैं, डेली आते हैं, उनको हम ठीक तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनको उतना टाइम नहीं दे पाते, या समाज में क्या चल रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, वो समझने उतना डेली बेसिस पे समझ नहीं पाते। इसलिए हम लोगों ने आज ये सब जो भी प्रतिष्ठित नागरिक है हमारे यहाँ के, उन लोगों को बुलाया यहाँ पे, उनके साथ चर्चा की, समाज में जो कुछ चल रहा है उनकी हमसे अपेक्षाएं क्या है, हम उसको कैसे पूरे कर सकते हैं, इस पर उन लोगों से बात की, उनका मार्गदर्शन लिया। और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा पुलिस का हुआ कि पुलिस को समझ में आया कि एग्जैक्टली हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। वैसे इन लोगों ने जो भी तकरार बोली है, मतलब कंप्लेंट बोली है, या चाहे आप बोल सकते हो मार्गदर्शन किया है, वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। इसके आगे मुझे लगता है कि मैं खुद, मेरे जोन के जो भी ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल लोग हैं, इनके लिए ये बहुत मार्गदर्शन पर रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, और हम ऐसे ही आगे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे। लोगों के गलत समझ होते हैं कि ये मतलब जनता क्यों डरते हैं उनसे, लेकिन आज वो गैर समझ बहुत दूर हुआ गए और हम लोग वही पुलिस स्टेशन के लिए काम करते हैं। मैं दक्षता कमेटी पूरी जोन लेवल पे, और हमारा यही काम रहता है कि पुलिस वालों का काम कैसे कम हो और उनकी कैसी मदद की जाए, और इसके लिए हम सदा तत्पर रहते। आज का जो कार्यक्रम था वो जो अभी जो घटनाएं हो रही है आप देख रहे हैं महिलाओं के साथ, तो उसके लिए पुलिस उनके सपोर्ट में है, और कई ऐसी दिक्कतें हैं तो उसका सामना करने के लिए महिलाओं ने भी खुद। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान लेमन न्यूज़ की टीम ने जोन 10 के उपायुक्त प्रशांत होलकर से बात की, जहां प्रशांत होलकर ने ड्रग्स के खिलाफ चल रही लेमन न्यूज़ की मुहिम की जमकर सराहना की। लेमन न्यूज़ ने बहुत बढ़िया काम किया है, स्पेशली जो स्लम्स है, साकिना का है, मेघवाड़ी है, जोगेश्वरी है, मेरे एरिया में MIDC है, वहाँ पे लेमन न्यूज़ ने बहुत अच्छी एक शुरू की है, मुहिम की है, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि वो भी आगे इसी तरह से अपना अवेयरनेस शुरू रखे, जारी रखे, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। आज की जो युवा पीढ़ी जो ड्रग्स के वजह से बर्बाद हो रही है, इनको वहाँ से रोका जाए, पुलिस और मीडिया साथ साथ चलेगी तो ये ज़रूर जल्दी ही रोका जाएगा। मैं लेमन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर नांदेड़ के इस्लापुर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध और नारेबाजी की। मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भी नाराजगी जताई गई। त्यामध्ये नवीन कमिट्या असतात निवडलेल्या, या सगळ्या दृष्टिकोनातून या अधिवेशनाचं कामकाज चालतं, आणि त्या दृष्टिकोनातून गेल्या 3 वर्षामध्ये आपली धोरणं जी घेतल्या गेलेली आहेत आणि पुढे काय धोरणं घेणार आहे हे जे ऑल इंडिया कॉन्फरन्समध्ये चर्चा होणार आहे। मार्क्सवादी उपाशाची टाका आज देशामध्ये जी राजकीय परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे, एकीकडे दहशतवादाचा धोका आहे, धर्मांतराचा धोका आहे, आणि दुसरीकडे देशाचा विकासाचा अजेंडा आहे। तर अशा दृष्टिकोनातून आज केंद्र सरकारला या विकासाच्या अजेंड्यावरून दुसरीकडे केंद्र सरकारचं पाऊल पडता कामा नये, या दृष्टिकोनातून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट देशामध्ये काम करणार आहे। आणि ही सगळी प्रोसेस जी आहे संबंध खालपासून वरपर्यंत पक्ष बांधणी जी चालू आहे, त्या पक्ष बांधणीचा एक काम म्हणूनच आज तालुका अधिवेशनाला या ठिकाणी बनत आहे। मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाने या देशाची चक्क जनतेची म्हणजे दिशाभूल केलेली आहे। जनतेला अच्छे दिन आने म्हणून गाजर दाखवला गेलेला आहे, आणि देशामध्ये जनतेला, सामान्य जनतेला अच्छे दिन आलेले नसून या देशातल्या उद्योगपतींना आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला आज अच्छे दिन आलेले आहेत।
या एक अदानीचं उदाहरण घेतलं तरी या 100 दिवस मोदींची राजवट आहे, या 100 दिवसाच्या राजवटीमध्ये अदानींची आज 100% संपत्ती वाढलेली आहे. मात्र शेतकऱ्यांची आत्महत्या दुसरीकडे दुपटीनं झालेल्या आहेत. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या आहेत, मराठवाड्यात झाल्या आहेत, नांदेड जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आहेत आणि देशात झालेल्या आहेत. या दृष्टीनं जी काही धोरणं सरकार घेत आहे, ही धोरणं जी आहे आजची दिन ही जनतेसाठी येणार नाही अशी पावलं आज जे अर्थसंकल्प शासनानं आपल्या लोकसभेमध्ये सादर केलेला आहे त्यावर आपल्याला दिसते की आणि प्रत्येक योजनेमध्ये 25%, 10%, 20% कपात केलेली आहे. म्हणजे यापुढे आरोग्याच्या योजनेवर कपात होणार आहे, शिक्षणाच्या योजनेवर कपात होणार आहे आणि त्या बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी कर्ण को दीजिए इजाजत। बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर?